अनरियल में ज्वाइन हो जाएगा, जीब्रश अनरियल वगैरह में ज्वाइन हो जाएगा। उसका जी डेवलप हो गया है। फिर आप लोग सबका एक साथ, फिर वैशाली, आप और महर्षि और वो तो जीब्रश वाला तो पूरा एक बैच कर दूंगा, तो इसमें इशिता वगैरह सब आ जाएंगे। सब पूरा फुल कंप्लीट भारी बैच करके सबको जीब्रश एक बार में करा के खत्म। मेरे को जल्दी जल्दी आप लोग का कोर्स कंप्लीट कराना है, फिर मेरी फुर्सत हो जाएगी यहाँ से, है कि नहीं? फिर मैं आराम से जा पाऊंगा। हाँ, अरे ऑफर लेटर आ गया होगा तो मतलब ऑफर लेटर तो आ जाता है, एक्सेप्ट करना और ना करना होता है। पहले जब जाओगे ना, आप कहीं जाओगे और आपका एक्सपीरियंस हो चुका रहेगा ना, आप 5 साल के ऊपर पहुंच जाओगे ना जब एक्सपीरियंस में, तो कंपनीज पे जाके जब आप अपना बात करते हो ना, और अगर आपका अच्छा सेट हो जाता है उस जगह पे, वो एक टर्म होता है आपको, तब आप जॉब नहीं मांगते कि आप मेरे को जॉब दीजिए या कुछ ऐसा करिए। आप जनरली वहाँ पे बात करते हैं कि मेरा इतना एक्सपीरियंस है और मैं आपके वेंचर के साथ ज्वाइन करके आपके साथ अपनी सर्विसेज आपको प्रोवाइड करूँगा, इस तरीके की बात होती है। तो जब ऐसा होता है ना, तो सामने वाला ना सबसे पहला काम जो करता है, अगर वो इंटरेस्टेड हो, सबसे पहला काम करता है ऑफर लेटर डालने का। वो आपसे टेस्टिंग नहीं करता, वो सबसे पहला काम क्या करेगा, इंटरव्यू लेगा, फेस टाइम इंटरव्यू या नॉर्मली कैसा भी इंटरव्यू आपका। एक चलो अगर उसको लगा, भारत में होता है जनरली कि वो ना एक टेस्ट ले लेते हैं, मॉक टेस्ट, वो भी बिना बताए। इंटरनेशनल आप दोगे ना तो बिना बताए ले लेगा। जैसे आपके थ्रू पता चला वो है कंपनी के ओनर हैं, डायरेक्टर हैं, वो हैं, तो आप मेरे दोस्त हो, तो आपसे मेरी बात होती रहेगी ना, वो बीच में उसको एंटर कर देंगे, यार मेरा दोस्त भी आया हुआ है, तो बैठते हो, फिर आप मेरे से क्वेश्चन पूछोगे टेक्निकल, और मैं बताते जाऊंगा कि अरे नहीं यार, यहाँ नहीं, ये नहीं, प्रांजल ये नहीं, ये ऐसा होगा, ये ऐसा होगा, ये ऐसे हो जाता है। बोले तुम यार वो उस तरफ कैसे बनाए थे, तो ये ऐसे बनाए, वैसे तुम एक्सप्लेन कर दोगे, और वो देखता रहेगा, और फिर वो ना चयन कर लेता है इस चीज़ में। वो चयन कर लेगा ना, तो फिर उसके बाद वो डायरेक्ट आपको यही करते वो कि चलो भाई ऐसा करते हैं, आपको मैं ड्रॉप कर देता हूँ। क्या? ऑफर लेटर। ऑफर लेटर ड्रॉप कर दी मतलब उन्होंने अपना रुमाल रख दिया है, समझ रहे? इसलिए आपने एक्सेप्ट करना है नहीं करना वो आप बोलते हैं फिर। तो ऑफर लेटर वो तो बोल देते हैं कि चल आ जा, आ जा। तो वो दिक्कत नहीं है, ऑफर लेटर लाने की दिक्कत नहीं है, उसकी दिक्कत नहीं। मेरा बस ये है कि भाई यहाँ से जितना जल्दी आप लोग का सब, जितने लोग का हो जाएगा ना अच्छे से, फिर उसके बाद मैं अपने उससे जा पाऊंगा कि हाँ भाई ठीक है, क्योंकि ज़रूरत जहाँ महसूस नहीं होगी वहाँ से फिर निकल जाओगे, है ना? तो ऑफर लेटर का दिक्कत नहीं, वो आ जाता है। मेरे पास ऑलरेडी 3 4 के अभी पड़े हुए होंगे ऑफर लेटर, क्योंकि वो जब बात हुई थी तो उन्होंने ड्रॉप कर दिया ऑफर लेटर। अब वो रखा हुआ है, लेकिन डेमो के बाद अभी भी लगे हुए, अभी भी जाना होगा तो हो जाएगा, लेकिन वही है कि अभी नहीं जाना है, जब बनेगा तब जाना है। तो धीरे धीरे ही जाएगी। ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे जी डेवलप के साथ। और जी डेवलप में जाने से पहले आपको थोड़ा सा साइकी समझना होगा ऑफ गेम डेवलपमेंट। गेम बनाने के समय या गेम बनाने से पहले कुछ चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए। सबसे पहले हिस्ट्री ऑफ गेम्स। सुने हैं गेम्स कब से आए थे मार्केट में? एक अमूमन एरा अगर हम बोले तो कौन सी एरा में आएगा? नहीं, 90s से तो गेम इवॉल्व हो चुके थे तब तक। वेरी गुड, याद है मतलब आपको उन उन बातों का। तो हिस्ट्री 1980s में ये एक नेवी में सबसे पहला गेम बनाया गया था। वो क्यों बनाया गया था? पर वीक में जो इंजीनियर्स थे नेवी के, वो एक कंपटीशन हेल्ड करते थे हर एक वॉरशिप का। जो नेवी वाले थे तो वो स्क्रैप से लेके ना कुछ एक इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट बनाते थे, तो वो
रोबोटिक्स बना दिए, गेम बना दिए, मतलब खेलने वाले गेम्स वगैरह बना दिए या कुछ भी बना देते थे। लेकिन एक इंजीनियर थे जिन्होंने रडार से इसको गेम बनाया और उसका नाम रखा टेनिस फॉर टू। और वही था कि एक डायलर को पकड़ के वो कर रहे थे। तो वहाँ से गेम बनना शुरू हुआ। जनरली जब उसको उन्होंने एक्सपो पे लगाया, और डेफिनेटली जीतना ही था क्योंकि डिजिटली पहली बार को ये था, तो लोगों ने पैसा दे के खेलना शुरू किया उसको। और फिर वो ये आइडिया लेके आए और उन्होंने मतलब आगे डिस्ट्रीब्यूट किया इस आइडिया को। और फिर एक कंपनी आई जिसने पहला कंसोल लेके आया। पहले कंसोल का 1983 पे अप्रॉक्स आया था पहला कंसोल। और मतलब देखो 1980s में गेम्स कंप्यूटर्स आ गए थे। ठीक है, कंप्यूटर्स, पहला कंप्यूटर जो था वो 80 में बन गया था, है ना। और फिजिकल कंप्यूटर यानी पर्सनल कंप्यूटर्स जो थे वो लोगों के पास लगभग 1988 या 86-88 पे आया, जो अभी हम यूज़ कर रहे हैं। दिस इज पीसी, पर्सनल कंप्यूटर्स। तो 1983 में लगभग इन लोगों ने वो सब चालू हो गया था, टेक्निकल वॉर्स चालू हो गई थी, तो लोगों ने ये सब बनाना शुरू किया। तो पहला जो गेमिंग कंसोल आया जो कमर्शियलाइज्ड हुआ जनता के लिए, वो कौन सा था? मैग्ना वॉक्स ओडेसी, ये नाम का पहला कंसोल था। इसमें जो पहला गेम बना था वो बना था, राइट, बट उसका नाम था पोंग। पिंग पोंग एक्चुअल में गेम है जिसमें वो इधर से बॉल उधर जाती, उधर से इधर जाती रहती है, लेकिन उसको उन लोगों ने नाम दिया था पोंग। बाद में वो जाके पिंग पोंग बना। ठीक है, तो शुरुआत में वो पोंग ही था। ठीक। अब बात ही आती है आपकी क्या बोलते, 1983 के बाद आपके पहला तो कंसोल था, पहली जो कंपनी थी जो गेमिंग के तौर पे इस्टेब्लिश हुई, वो कौन सी थी? तो दैट वाज अटारी। अटारी सुने हैं नाम इसका? हाँ। अच्छा, जगह का नाम। नहीं, ये पहली कंपनी थी अटारी जिसने एक्चुअली में पूरे वर्ल्ड में अगर बात की जाए तो गेम्स को फैलाया था। तो अटारी वाज द फर्स्ट कंपनी, और नॉट फर्स्ट कंपनी बट बेसिकली द कंपनी दैट गोज ग्लोबल विद द गेम्स इज अटारी। ठीक है। और अटारी के कुछ कंसोल्स आए थे, गेमिंग कंसोल्स आए थे। तो गेमिंग कंसोल्स जो थे उसमें से सबसे ज़्यादा जो चला था वो अटारी 5300 चला था, जो कि उस समय बहुत ज़्यादा। अटारी जो काम करते थे वो 8 बिट गेमिंग में करते थे। इन मैग्नोवॉक्स ओडेसी में क्या होता था, जो पोंग गेम होता था वो 1 पिक्सल का पोंग होता था, बॉल होती थी, है ना। और एक लाइन इधर एक लाइन इधर, वो भी 1 पिक्सल की लाइन होती थी हार्ड, और वो इधर से उधर कूदती रहती थी। उस दौर में बहुत से गेम्स ऐसे भी निकाले गए जिसमें 1 पिक्सल को लेकर आप कोई खेला करते थे, मतलब आपको स्टोरी दे दी जाती, जैसे मेज गेम होता है। तो उन लोग कैसे मेज गेम बनाते, डिजिटल में तो उतना भारी नहीं बना सकते थे। तो उन लोग क्या करते थे, एक प्रिंट पेपर दिया करते थे साथ में, जो कि स्क्रीन में आप लगा देते थे और उसमें कटआउट होता था। उतना ही एरिया पे आपका पिक्सल आता था, तो आप उतने एरिया पे इसको कंट्रोलर को घुमा घुमा के, उस समय के जो कंट्रोलर्स थे वो जॉयस्टिक कंट्रोल्स हुआ करते थे जिसमें डायलर होते थे, एक्स वाई जेड नहीं चलता था, है ना। तो वेक्टर तो आया ही नहीं था, एक्स वाई भी नहीं चलता था, वो डायलर पे चलते थे, है ना। तो ऊपर करने के लिए अलग, फिर बटन दबा के नीचे करने के लिए अलग, तो आप गोल डायलर से ही आगे पीछे किया करते थे। 8 बिट गेमिंग शुरू हुई अटारी के समय से। इन लोगों ने गेम्स लाने लिए इनके बहुत ही हाईली प्रेज्ड गेम्स मार्केट में आए, जिनको आप आज भी आपने कहीं ना कहीं खेला होगा। ठीक है। अटारी का निंटेंडो, सॉरी, मारियो नहीं था, राइट। इनकी जो कंटेम्प्रेरी पे उसी दौर पे लगी लगभग 1985 से
अगर आपको बताएं तो इस दौर से शुरू हुआ निंटेंडो का दौर। अटारी वाज लाइक बहुत पहले से इंडस्ट्री इस्टेब्लिश थी वो सिलिकॉन वैली में, और ये लोग बहुत बड़े पैमाने तक गए थे, यानी लोगों ने अराउंड द ग्लोब कॉम्पिटिशन्स ई स्पोर्ट्स चालू कर दिए थे उस दौर पे। ई स्पोर्ट चालू किया था उन्होंने। और उस समय पे क्या होता था, कोई स्क्रीन रिकॉर्डिंग तो हो नहीं सकती थी, तो क्या करना होता था, गेम पार करने के बाद ना कैमरे से फ़ोटो खींच के जो आपने स्कोर पार आया है आपका, वो उसको वहाँ मेल करना होता था, पोस्ट मेल। तो जब फ़ोटो खींचते थे तो लोग स्क्रीन पे कई दफ़ा स्क्रीन का जो शाइन होती है ना वो सब आ जाती थी, तो छिप जाता था, और वो ऐसे ही करके भेजते थे वहाँ पे। तो ऐसा बहुत सारे गेम्स उस समय अरेंज किए गए। आप बहुत थिक और रिच हिस्ट्री है गेमिंग की। और ऐसा भी इनके जो एक गेम इन्होंने अरेंज किया था विच इज़ लाइक वर्ल्ड स्पोर्ट। उसमें क्या था, इन्होंने 3 गेम बनाए थे, वाटर वर्ल्ड, एयर वर्ल्ड और लैंड वर्ल्ड। ये 3 गेम आए थे इनके। तो लैंड वर्ल्ड जो था वो क्या बोलते, लैंड वर्ल्ड के लिए आपको क्या करना होता था, पूरा गेम खेलना होता था। उस गेम को पार करते समय बीच में गेम में कहीं पे आपको एक पासवर्ड फ्लैश होगा, वो पासवर्ड लिख के रखना पड़ता था। फिर गेम पार कर लेंगे, फिर वो पासवर्ड जो है वो आपको मेल करना होता था, किधर, क्या बोलते, कंपनी को पोस्ट मेल करके लेटर में फॉर्म फिल करके देना होता था। फिर उन लोग उस पासवर्ड को अगर आप देखते तो उसमें ना वो पूरे चेक करते थे कि आपने कितने समय पे ये पासवर्ड डाला है, क्या है। तो जिसने पहले डाला तो पहले 25 लोगों को वो बुलाते थे उस जगह, राइट। फिर वहाँ जाके आपको फिर वो देंगे, क्या बोलते, वाटर वर्ल्ड देंगे। तो वाटर वर्ल्ड जब मिल जाएगा तो फिर वाटर वर्ल्ड खेलो। वाटर वर्ल्ड खेलोगे तो फिर एक जगह फ्लैश होगा, फिर वो लेके आपको बताना होता था। कई बार फ्लैश हुआ वो नंबर, उस नंबर से डायरेक्ट कंपनी से कुछ नहीं होगा, आपको उससे रिलेटेड, वाटर वर्ल्ड से रिलेटेड कॉमिक्स खरीदनी होगी। फिर वो कॉमिक्स में पन्ने पलटोगे ना तो कहीं पन्नों के बीच में वो पासवर्ड के आगे का हिस्सा उल्टे अक्षरों में छिपा हुआ रहता था। तो लोग उसको देख के ज्वाइन करके जो वहाँ भेजता था, फिर वो तीसरे लेवल पे आता था। तो पहले वाले में जब जीतोगे, जो पहली बार में सॉल्व करेगा उस पूरी मिस्ट्री को, तो उसको वो मिलेगा, क्या बोलते, सोने की शील्ड, गोल्ड की शील्ड मिलेगी। उस समय गेम के दौरों में ना शील्ड, तलवार और गॉबलेट, क्राउन बहुत मायने रखता था। तो सोने की शील्ड मिलेगी जो पहले उसको पार करेगा। वाटर वर्ल्ड पार करेगा तो उसको तलवार और गॉबलेट, सोने का गॉबलेट मिलेगा। और जो फिर एयर वर्ल्ड पार करेगा उसको सोने का क्राउन दिया जाएगा। इट्स मतलब पर एक प्राइस जो है $50,000 के लगभग इन लोगों ने रखा था, प्राइस पूल बहुत तगड़ा रखा था। हुआ भी। सेकेंड वाटर वर्ल्ड के जैसे डेवलपर ने निकाला, इन लोगों ने पार किए, तो एक पर्सन का फोटो वगैरह उन्होंने खींचे, वो जीता भी। लेकिन एयर वर्ल्ड नहीं निकाल पाए क्योंकि तब तक अटारी का एक बहुत ही खराब गेम लॉन्च हो गया जो था ईटी, सॉरी, ईटी एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल, वो मूवी आई थी ना ईटी, स्टीवन स्पिलबर्ग की, उस पे उन्होंने गेम बना दिया था। तो वो गेम इतना बकवास था कि मतलब बिकी, मतलब रिफंड हो गई, सारे गेम्स जो थे वो रिफंड हो गए। तो उनको थोड़ा लॉस हुआ उसमें। तब ये अटारी का ये वाला गेम निकल रहा था, तो डेवलपमेंट छोड़ना पड़ा। तो वो ई स्पोर्ट्स कंप्लीट नहीं हो पाया उस दौर में। दैट वाज अ बिट थिंग। लेकिन 1985 लगभग में, 84 85 में फिर निंटेंडो भी मार्केट में आ गया। और निंटेंडो जो था उसने फिर मारियो, है ना, 8 बिट गेमिंग को नेक्स्ट लेवल ले गया उसने। फिर मारियो वगैरह, फिर उसके ग्राफिक्स और अटारी के ग्राफिक्स आपस में क्लैश कर गए। और अटारी अनफॉर्चुनेटली नहीं सरवाइव कर पाया, उसके बाद उसको बंद करना पड़ा। लेकिन उसमें से एक कंपनी निकल गई जो अभी भी इस्टेब्लिश है। उसके जितने भी आर्टिस्ट थे, गेमिंग आर्टिस्ट, उन लोगों ने अलग होके अपनी कंपनी बनाना शुरू किया। कौन सी हो सकती है, सुने हैं कभी? हाँ, नहीं, ब्लिजर्ड नहीं, एक्टिविजन।
एक्टिविजन जो था वो स्केप किया अटारी से अलग होके, उन लोगों ने एक्टिविजन ओपन किया। और एक्टिविजन में अटारी का कोई लेना देना नहीं था, ये लोग केवल आर्टिस्ट थे जो अटारी के लिए काम करते थे। अब वो अलग होके खुद का प्रोडक्शन शुरू कर दिए। और अभी भी एक्टिविजन टिका हुआ है और एक ही फ्रेंचाइजी सबसे ज़्यादा प्रमोट करता है, कौन सी? कॉल ऑफ ड्यूटी। और एक्टिविजन सबसे ज़्यादा प्रमोट किया है अपने थ्रू आउट द टाइम स्पाइडरमैन को, क्योंकि कॉल ऑफ ड्यूटी अभी आया है और स्पाइडरमैन जो है वो पहले से है। तो उन्होंने हर एक एरा में स्पाइडरमैन को प्रमोट किया है एक्टिविजन ने। तो 8 बिट में भी स्पाइडरमैन के गेम्स उन्होंने हिट किए थे। और 1985 में फिर निंटेंडो कंसोल आ गया। निंटेंडो का कौन सा कंसोल था? एनईएस। एनईएस सिस्टम, निंटेंडो एंटरटेनमेंट सिस्टम आ गया था, जो कि मारियो, कॉन्ट्रा इस तरीके के गेम प्रपोज करने लगा था। चिप लगा के करते थे। हाँ। निंटेंडो एंटरटेनमेंट सिस्टम जो है वो अब, ये हम 1985 में हैं, अभी हम हिस्ट्री वाइज थोड़ा आगे आते जा रहे हैं, तो इससे आपको कंसोल के बारे में पता चलेगा। इस दौरान 8 बिट कंसोल्स ही चल रहे थे, मार्केट में बहुत सारे 8 बिट कंसोल्स चल रहे थे। 1985 टू लगभग 10 साल आप मान के चलो, 1992 तक, 93 तक 8 बिट एरा का हिट रहा, 8 बिट एरा का दौर रहा, दैट विल बी वर्चस्व रहा। ठीक, उसके अलावा कंपनीज जो इस समय पे आई कौन कौन सी थी? निंटेंडो वाज दी हाईलाइट, और आपकी एक्टिविजन भी आ गई थी, लेकिन एक्टिविजन डेवलपर कंपनी थी, कंसोल डेवलपमेंट कंपनी नहीं थी। निंटेंडो वाज द सोल वन जो उस समय बना रहे थे। उस समय एक दो कंपनीज और चल रही थी, विच इज़ टाइगर। टाइगर के भी गेम्स आते थे, महाबकवास गेम थे, ठीक है, लेकिन आते थे। तो टाइगर वाज देयर, और निंटेंडो भी चल रहा था। और इसके अलावा अटारी भी मार्केट में था, वो भी कोशिश कर रहा था अपने आप को सरवाइव करने की, लेकिन 5300 के बाद वो 5500 लॉन्च किया कंसोल, फिर वो बॉम्ब हो गया, वो नहीं चल पाया। निंटेंडो ने निंटेंडो एंटरटेनमेंट सिस्टम को अच्छे से बुनाया, इन लोगों ने काफ़ी काफ़ी लंबा दौर देखा है, ठीक है, इस्टेब्लिश होने में। जापान की कंपनी है ना। और जब 8 बिट कंसोल्स का दौर टॉप मोस्ट पहुंच गया, इसमें कौन कौन से गेम टॉप हिट पे थे? टेट्रिस, सबसे ज़्यादा खेला जाने वाला गेम है अब तक का, टेट्रिस। दूसरा मारियो, मारियो इज़ अ लेजेंडरी गेम। तीसरा कॉन्ट्रा, है ना। और सबसे टॉप लेवल पे अगर बात की जाए, जो पहला टॉप लेवल गेम जो था वो था पैकमैन, है ना। पैकमैन, है ना, खेले हो? तो ये कुछ ऐसे गेम थे जो 1985 से लेकर 1990s तक बहुत ज़्यादा चले। इसमें से कई गेम के नाम तो आपको पता ही होंगे, तो मैं थोड़ा सा इसमें आपको नाम जता दूं, ताकि आप लोग, क्योंकि आप गेम डेवलपमेंट में जा रहे हो, तो इन गेम्स को भी देख सकते हो, क्योंकि इन्हीं गेमों ने आपके अभी के गेम्स की बुनियाद रखी थी, ठीक है, और मैकेनिक्स इन्हीं से आए। इसमें मारियो था, कॉन्ट्रा, पैकमैन, पहला साइड स्क्रॉलर गेम बोलते हैं इसको, पैकमैन को। और टेट्रिस, आजकल तो कैंडी क्रश फलाना ढिमकाना कितने सारे आ गए, लेकिन टेट्रिस वाज द वन। टेट्रिस वेंचर जो है वो किसने बनाया था? एक कॉलेज ड्रॉप आउट पर्सन था, उसके कॉलेज प्रोजेक्ट था टेट्रिस, और उसने उसको बनाया, और वो उसने एक कंपनी को प्रपोज किया ये आइडिया, और वो बना जब गेम निंटेंडो में, तो अब तक का सबसे ज़्यादा खेले जाने वाला गेम था टेट्रिस। लेकिन अब तक का उसका रिकॉर्ड तोड़ने वाला जो गेम है वो माइनक्राफ्ट, है ना। माइनक्राफ्ट ने, हाँ,
माइनक्राफ्ट था जिसने इसका रिकॉर्ड तोड़ा फिर टेट्रिस का। ठीक। तो टेट्रिस है, पैकमैन है, ये मैकेनिक्स थे। अब ऐसे कुछ गेम्स जिनके विषय में आपने शायद ना सुना हो, वो था आइलैंडर। है ना, एक गेम बताया था जिसमें टाइमर चलता रहता था। और है ना, लेकिन रोड रश 8 बिट में कार में आया था, कार वाला गेम था। आप लोग बहुत सारा खेले होगे, PS2 में बहुत अच्छे से आया था ये। लेकिन ये बहुत पहले से था और पीसीज में लॉन्च हुआ था ये सारे गेम्स। है ना, ये सारे गेम्स 8 बिट एरा के गेम्स हैं। तो आपके कई गेम्स जो हैं जो 8 बिट में भी इंट्रोड्यूस हुए थे, जिसमें ये गेम थे जो इनिशियली आए और जिन्होंने लुक बदल दिया गेमिंग्स का। ठीक। एंड देन 8 बिट एरा खत्म, है ना, एंड 16 बिट इंट्रोड्यूस हुआ। 16 बिट एरा में 16 बिट कंसोल्स आ गए और मार्केट टेकिंग कंट्रोल थे दो केवल, जिसमें सेगा जेनेसिस, है ना, 16 बिट का आया था सेगा जेनेसिस, और निंटेंडो 64। ठीक। निंटेंडो 64 नहीं था क्योंकि निंटेंडो 64 इज डिफरेंट। इस दौर पे सेगा 16 बिट में चल रहा था और निंटेंडो भी 16 बिट पे आया था, विच इज सुपर सुपर निंटेंडो आया। सुपर निंटेंडो जो था वो बेसिकली आपका SNES नाम से आया, सुपर निंटेंडो एंटरटेनमेंट सिस्टम, और सेगा जेनेसिस जो था 16 बिट कंसोल का पहला गेम था। अब इसमें जो गेम्स आए उसमें सिस्टम ही बदल गया क्योंकि अब आपके पास हायर ग्राफिक्स थे, यू हैव द पावर ऑफ 16 बिट रेंज। अब इस दौर में जो गेम आपके पास टॉप लेवल आए, सोनिक था, वेरी गुड। मारियो कार्ट N64 में आया। सुपर निंटेंडो में 8 बिट ही था। इस दौरान जो गेम चले इसमें आपका मॉडल कॉम्बैट आया था। नहीं, सेगा का है। मॉडल कॉम्बैट सेगा का है। सोनिक जो है वो निंटेंडो का है, लेकिन ये सेगा में मारियो के फॉर्म में आया, यानी सोनिक को रिप्लेस करके मारियो डाल दिया गया था, मारियो का एक डुप्लीकेट वर्जन ऐसा। तो सोनिक था, मॉडल कॉम्बैट था जो बहुत अच्छा। इसी दौरान टर्टल सीरीज, टीनेज म्यूटेंट निंजा टर्टल, उनके गेम्स आने लगे। कॉन्ट्रा टॉप लेवल पहुंच गया। कॉन्ट्रा का सेगा वर्जन जो है वो बहुत ज़्यादा हिट हुआ। और इस 16 बिट के आने से क्या हुआ, और फैसिलिटीज़ और टाइप के जॉनर्स भी गेम में आ गए। पहले क्या था, केवल साइड स्क्रॉलर जॉनरा चलता था। बैठ नहीं सकोगे क्योंकि गेमिंग का इंफॉर्मेशन चल रहा है। गर्मी लग रही होगी तो बगल में बैठ सकते हो। अभी अनफॉर्चुनेटली मैं तुम्हें नहीं बुला सकता क्योंकि हम ये वाली इंफॉर्मेशन में चल रहे हैं, और अब जी डेवलप शुरू होगा वो कम्प्लीटली उसका डिफरेंट वो है। ठीक। तो टर्टल एंड कॉन्ट्रा जो था ये दौर पे बहुत सारा चला। इस समय कुछ और गेम भी आए जिसमें सनसेट राइडर थे। खेले हो सेगा को? सेगा आप लोग नहीं खेले? मॉडल कॉम्बैट कौन सा वाला खेले हो? PS2 वाला खेले हो? है ना, 2 बिट 16 बिट वाला नहीं खेले होंगे, है ना। 16 बिट ग्राफिक्स वाज वेरी मच डिफरेंट। उस दौरान आप देखोगे तो MK3 लॉन्च हुआ था। इस तरीके के ग्राफिक्स में आया था, है ना। तो होगा डेफिनेटली। देखो क्या है कि आप लोग के दौर पे, आप लोग के जब आप लोग छोटे होंगे ना, उस दौर तक ये सारी चीज़ें
छोटे से सस्ते कंट्रोल्स में भी आने लगे। उस समय सेगा जेनेसिस का जो दाम था वो लगभग लगभग 6,500 से 8,000 था। यानी अगर आप खरीदते हो तो 8,000 लगभग का पड़ता। और 5-6 हज़ार का, 4,500 5,000 का 8 बिट कंट्रोल सिस्टम पड़ता था। आई हैव बॉट इट माई सेल्फ। तो ये जो दिख रहे थे ना, ये 16 बिट ग्राफिक्स है ना, ये पूरे 16 बिट ग्राफिक्स है। इसको घर जाओगे तो थोड़ा सा अलग से भी देख सकोगे। अभी छोटा इसलिए दिख रहा है क्योंकि आप 1080p में देख रहे हो। ये उस समय पूरी फुल स्क्रीन घेरता था टीवी की। ठीक। तो डेफिनेटली उस समय किसी ने ऐसे गेम्स नहीं देखा था और इसी को ब्रुटैलिटी माना जाता था। आजकल तो आप हंस दोगे लेकिन उस समय यही चीज़ बहुत ब्रूटल मानी जाती थी, तो बैन था मॉर्टल कॉम्बैट कई देशों में। हाँ, ये बैन था। अगर अभी वाला वहां देख लेंगे ना तो लोग डर के मारे शौक में आ जाएंगे कि ये क्या हो रहा है करके, इतना विध्वंसक। लेकिन उस समय ये जो ब्लड होता था ना, तो गेम में ब्लड मोड आता था अलग से। आप उसको ऑफ कर दोगे तो खून नहीं निकलता था, उसकी जगह नीले पीले कलर की कैंडीज गिरती थी, या कई बार ऐसे कलर के ब्लड आते थे, ताकि बच्चे डरे ना। ऐसे करके निकाला गया था, सोचो। बनाने का तरीका खैर अलग था, वी गोना डिस्कस इट ऑन सम अदर। हाँ, वो हाथ में जो चलान, हैंड हेल्ड, इसको बोलते थे हैंड हेल्ड। हैंड हेल्ड गेमिंग कंसोल्स बोलते थे। वो जनरली टाइगर जो था ना, वो निकालता था वैसे वाले हैंड हेल्ड। तो उसके जो थे वो टाइगर गेम्स सर्च कर सकते हो। वो एक कंसोल एक गेम होता था, एक कंसोल के अंदर एक ही गेम आता था। तो आपको दूसरा गेम खरीदना, दूसरा कंसोल खरीदना पड़ता था, दूसरा हैंड हेल्ड लेना पड़ेगा। तो बहुत सारे आते थे उस समय पे, एक में एक ही आता था, ऐसा होता था। तो मैं बता रहा हूँ ना कि कितना अधिक बदला है। राइट। अब 1992 के बाद जो ये भी चला, लगभग आपका 8 साल लगभग इन्होंने झेला। देन आ गया आपका 2000 का एरा। ठीक है। अभी आप लोग पैदा नहीं हुए थे। ठीक है। तो ये तब वी एज अ टीनेज हम लोग उसमें आ गए थे, टीनेज स्टफ में आए थे। सो देन 2000 एरास को 2K या Y2K भी बोला जाता है, कई बार आपने सुना होगा। ईयर 2000 Y2K करके एरा के नाम से जानते हैं। इस दौरान 64 बिट इंट्रोड्यूस हुआ। 32 बिट आया लेकिन बहुत कम समय के लिए। फिर भी मैं बता देता हूँ, ये आपका जनरली 1998 तक में बीच में आए। सेगा 32 बिट लॉन्च किया, और सेगा सीडी भी लॉन्च हुई थी इस दौरान। लेकिन दोनों ही चीज़, वो डीवीडी वाला गेम आया था। तो सेगा जो है वो उसने लॉन्च किए इसको, लेकिन और इस दौरान जो है 32 बिट में ना चल नहीं पाए गेम्स, क्योंकि वो उसके लिए इंटरेस्टिंग गेम्स नहीं ला पाए। सेगा सीडी में क्या होता था, आप वो लगा देते थे, सीडी लगा देते थे कंसोल में, और मूवी प्ले होती रहती थी। और मूवी प्ले ही होती रहती थी, तो आपके पास डीवीडी का कंट्रोलर होता था, आप उसी को यूज़ कर करके खेलते थे। हाँ, तो उसमें ज़्यादा ऑप्शंस नहीं थे। तो आप बस एक बटन दबाएंगे, वन बटन, आपको येस और नो चूज करना है। येस करोगे तो दूसरा वीडियो प्ले होगा, नो चूज करोगे तो दूसरा वीडियो प्ले होगा। हम्म। वो उस टाइप का था। तो सेगा उस समय कोशिश कर रहा था, क्योंकि निंटेंडो का तो दिक्कत नहीं था, उसके पास अच्छी फैन फॉलोइंग थी और चल रहा था। निंटेंडो ने अपना प्लानिंग कर लिया था N64 की। उसका भी कंसोल 32 बिट तक पहुंच गया था, है ना। तो वो सुपर निंटेंडो में ही चल रहा था, उन लोगों ने नया नाम वगैरह नहीं चूज किया। लेकिन N64 पे उन लोगों ने उसको पुश किया, क्योंकि
N64 यानी 64 बिट में उन्होंने सीडीज इंट्रोड्यूस नहीं की थी तब तक। सीडीज इंट्रोड्यूस नहीं की थी, सेगा ले आया था सीडीज, लेकिन सेगा नहीं चला पाया सीडी, तो वो चला गया, है ना। अब सेगा का एक और कंसोल आया इस दौरान, जो 64 एरा पे आया, जैगवार। जैगवार ने मॉडिफिकेशन की लिमिट्स को क्रॉस किया, यानी कि आपका पुराना जो N60 16 बिट का सेगा है, उस पे आप एक एक्स्ट्रा एड ऑन खरीद के लगा दोगे तो वो 64 बिट हो जाएगा, 32 बिट हो जाएगा, एक और लगा दोगे तो 64 बिट हो जाएगा। इस तरीके की उन लोगों ने मॉडिफिकेशन लेके आए। तो उसमें इंट्रोड्यूस तो बहुत अच्छी चीज़ की गई थी, लेकिन गेम के ग्राफिक्स नहीं बढ़ते थे, उसके लिए सेपरेट गेम ही लेना पड़ता था आपको। उन्होंने इनोवेशन ये लेके आए कि बस आपकी जो ऑलरेडी गेम है उसके ग्राफिक नहीं बनेंगे, लेकिन हमारे दूसरे गेम्स रखोगे तो उसके ग्राफिक बढ़ जाएंगे। तो आपको एक पूरा गेम कंसोल खरीदने के बजाय हम छोटे छोटे एड ऑन लेके करना पड़ेगा। तो यूज़ किया गया, लेकिन सेगा जैगवार जो था वो उतना नहीं चल पाया, क्योंकि गेम अच्छे नहीं आए थे, और सेगा तब तक एनिमेशन में ज़्यादा कूदने लगा था, तो उसके गेम्स में ज़्यादा वीडियो कट सीन्स और एनिमेशन आ गए थे। N64 में जो गेम लॉन्च हुए वो थे 3D ग्राफिक्स। पहली बार किसी ने 3D ग्राफिक्स देखा था। तो जो गेम उसमें आए, उसमें जो सबसे पहला गेम जो सबसे ज़्यादा हिट हुआ वो था डूम। N64 में डूम आया था, उसको देख के सबकी हालत ख़राब हो गई, क्योंकि अब पहली बार एक ऐसा गेम जिसमें आप 3 डायमेंशनल जा सकते हो और गोली मार सकते हो किसी को। FPS का पहला गेम किसी ने एक्सपीरियंस किया था, दैट वाज डूम। ठीक, उसके बाद झड़ी लग गई। मारियो कार्ट और मारियो के बहुत सारे गेम आए। तो तब तक सेगा को मतलब बहुत बड़ा लॉस हो चुका था, और सेगा के पास अब नया कुछ करने के लिए उनके पास बहुत कम पैसा बचा था। सेगा और निंटेंडो ही थे, बाकी जो पीछे में चल रहे थे ना, वो कोई आ नहीं पाया इतना बड़ा होके। तो निंटेंडो और सेगा ही थे जो अब वॉर में रह गए थे, बाकी और कोई कंपनीज नहीं थी, और बाकी सारी कंपनीज जो थी वो गेम बनाने में लगी हुई थी। इसी दौरान आपकी अगर मैं बात करूं तो कौन कौन सी कंपनीज आ गई इस दौरान, आपकी टेक्मो चली, जो कि बाद में चेंज होके नैमको हो गई, है ना। पहले टेक्मो थी, बाद में चेंज होके वो टेक्मो हट गई, उसी में से निकल के फिर नैमको बनी, नैमको बैंडाई, है ना। आपने देखे होंगे बहुत ड्रैगन बॉल जी के गेम्स तो देखे। इससे पहले भी कई लेजेंड गेम लेके आए हैं लोग, तो बात करेंगे उनके बारे में। और इस दौरान में फिर एक्टिविजन थी, हर समय चल रही थी, एंड कोनामी। कोनामी तब तक कौन से गेम लेके आ गई थी? सॉकर। कोनामी अभी जाके कुछ और ही गेम बना रही है, लेकिन उस समय जो पहले गेम्स लेके आए वो सॉकर के गेम्स लेके आए थे, वो कोनामी लेके आई थी। तो N64 दौर चला, ये आपका चला होगा 2004 टू 5 तक का, क्योंकि अब लोगों में होड़ चल गई कि अब बिट्स निकालने, है ना। तो इसके बाद फिर जो गेम चेंजिंग इवेंट हुआ, एरा चेंज हुआ गेमिंग का, और आपका आ गया है ना, सिस्टम ही बदल दिया सोनी ने प्ले स्टेशन 1 लॉन्च करके। प्ले स्टेशन 1 लॉन्च यानी यहाँ पे सीडीज इंट्रोड्यूस की गई और 3D ग्राफिक्स इंट्रोड्यूस किए गए। ये चलते थे कितने पे? 128 बिट लेके आ गए लोग। अब इनको टॉप करना मतलब बहुत हालत ख़राब थी। सेगा ने अच्छी खासी फंड की कंपनीज में कर कुरा के, और उन्होंने इसी के कंटेम्प्रेरी पे इन्होंने कुछ नहीं निकाला। पहली चीज़ तो सेगा आगे की प्लानिंग में लग गए, तो उन्होंने इस दौरान कुछ नहीं निकाला।
तो लगभग 2000 एरा में ही 2004 2005 के एरा में लगभग प्ले स्टेशन इंस्टॉल्ड हुए, लोगों तक पहुंचे। और इस दौरान मार्केट से सेगा आउट हो गया। सेगा नहीं था, सेगा के पास कोई कंसोल, कोई गेम नहीं था जो वो इंट्रोड्यूस कर पाए। निंटेंडो ने इसके लिए एक गेम निकाला, एक कंसोल निकाला। दिस वाज ऑल कंसोल्स ना, गेम तो इसी में बीच में आते गए। तो प्ले स्टेशन के दौर में जो सबसे बड़े गेम्स निकले वो कौन कौन से थे? सुने हैं ये गेम? मेटल गियर सॉलिड, राइट। मेटल गियर 8 बिट का गेम है। एमजीएस जो था वो पहले निकला था निंटेंडो के 8 बिट में। मेटल गियर सॉलिड जो है वो एक्चुअली एक कैसेट गेम था जो कि 8 बिट में निकला था, लेकिन वो जापान साइड में ही हिट हुआ। अमेरिका में बहुत लेट आया, और अमेरिका में भी हिट हुआ वो मेटल गियर सॉलिड नाम से। और कुछ फन फैक्ट अगर उसके बारे में बताऊं, तो मेटल गियर का जो सामने का पोस्टर था ना, वो खुद भी उन लोगों ने डिज़ाइन नहीं किया था। वो एक्चुअली टर्मिनेटर मूवी से चुरा के वहाँ डाल दिए थे एक्चुअल। तो उनके पास खुद का कुछ नहीं था, बस उन्होंने एक इंट्रोड्यूस किया था, लेकिन वो चल गया। एंड उस दौर में इतना फंड होने के बाद हाइडियो कोजिमा जो कोनामी के उस समय के लीड गेम डेवलपर थे, उन्होंने 2 गेम फिर लॉन्च किए। हाइडियो कोजिमा के बारे में बाद में बात करेंगे, क्योंकि उनकी लेगेसी अलग है गेमिंग डेवलपमेंट में, तो आपको जाननी ज़रूरी है, बट अलग है वो। एमजीएस उन्होंने पहली इंस्टॉलमेंट जो प्ले स्टेशन में लेके आए वो मेटल गियर सॉलिड 1 था, और बहुत चला। इट वॉज अ हिट। ठीक। प्ले स्टेशन के कुछ सबसे अच्छे गेम्स जो थे उसमें रेसलिंग सीरीज आ गई, स्मैकडाउन सीरीज आ गई। कौन सी कंपनी थी? टीएचक्यू कंपनी थी, है ना। और बाद में वो ईए स्पोर्ट्स का डिवीजन था, लेकिन टीएचक्यू चल रही। इस दौरान ईए स्पोर्ट्स तो सब जगह रही, ऑल द टाइम रही। कोनामी ने एक और गेम निकाला विच इज़ प्रो एवोल्यूशन सॉकर। एंड ऑल्सो इसी दौरान एक और गेम आया जो कि बहुत बड़ा हिट हुआ, मैसिव हिट, विच इज़ राइट रेसिडेंट इविल सीरीज इंट्रोड्यूस हुई। इवन दो ये भी 8 बिट गेम था, लेकिन उस समय चला नहीं, क्योंकि किसी ने इस आइडिया को एंड ओवर नहीं किया कि ये आइडिया कैसा रहेगा करके। तो रेसिडेंट इविल जो सीरीज थी वो उसके बाद से PS1 में आई और उसमें चली। और एक और थी डायनो क्राइसिस, सुना है ये नेम? ये जुरासिक पार्क के आने से पहले के बाद का गेम है, और जुरासिक पार्क की ही तरीके से निकाला गया है, पर ये बहुत अच्छी सीरीज थी, निकली थी, बहुत तगड़ी सीरीज थी। लेकिन ज़्यादा दिन सरवाइव नहीं कर पाई। ऐसे बहुत सारे प्ले स्टेशन में गेम्स आए इसी दौरान। मॉर्टल कॉम्बैट भी आया, टेक्कन टेक्कन इंट्रोड्यूस हुआ, यानी कई सीरीज की बुनियाद प्ले स्टेशन के दौरान रखी गई। ठीक। इसके कंटेम्प्रेरी पे एक और कंसोल निकला निंटेंडो का, विच इज निंटेंडो गेम क्यूब, जो कि सीडी वाला ही गेम था। ठीक। उसमें लेकिन ये प्ले स्टेशन के दौरान नहीं निकला। प्ले स्टेशन जब बहुत हिट हो गया, मैसिव हिट हो गया ना, उस दौरान प्ले स्टेशन का कंटेम्प्रेरी कोई नहीं था। तो एक कोशिश की गई निंटेंडो गेम क्यूब के द्वारा, जो कि प्ले स्टेशन से बेटर ग्राफिक लेके आए थे। ये चलते थे 256 बिट पे, लेकिन प्ले स्टेशन दूर तक देख रहा था, तो उन लोगों ने 256 में PS2 लॉन्च किया, और तब तक सेगा के पास फंडिंग हो गई थी, तो सेगा ने अपना कंसोल लॉन्च किया, ड्रीम कास्ट। बस अंतर ये हुआ कि PS2 और निंटेंडो गेम क्यूब के आने से कुछ ही साल पहले ड्रीम कास्ट लाया उन्होंने, और ड्रीम कास्ट एक मिस हैपनिंग का हिस्सा हो गया।
लोगों ने प्ले स्टेशन को पूरी तरीके से खेला नहीं था, और इन्होंने प्ले स्टेशन से बेटर ग्राफिक्स में गेम ले आए ड्रीम कास्ट में। तो लोग पूरी तरीके से सेगा के पास जा भी नहीं पाए थे कि क्या बोलते, लोग प्ले स्टेशन को छोड़ के डायरेक्ट सेगा कैसे खरीदे, क्योंकि ड्रीम कास्ट काफ़ी महंगा और बहुत ही इनोवेटिव गेमिंग कंसोल था। उस समय तक लोग मेमोरी कार्ड्स यूज़ किया करते थे। ड्रीम कास्ट ने पहला स्क्रीन मेमोरी कार्ड लेके आ गया, जो कि कंसोल के आपके गेम पैड के अंदर इंस्टॉल होता है। तो आप मतलब गेम पैड के अंदर अपना खुद का स्क्रीन वाला लगाते हैं, तो स्क्रीन तब तक ज़ीरो रहेगी, और जो गेम खेलते रहोगे ना उसका पूरा डेटा इसमें दिखाता रहेगा। तो यहाँ पे हेल्थ भी दिखाता रहेगा, तुम्हारे पास कौन कौन सी गन है वो तुम यहीं गेम पैड में ही चेक कर लोगे कि तुम गेम खेलने से पहले या गेम शुरू करते वक्त भी। तो वो पूरा डेटा उसके अंदर ही होता था, ड्रीम कास्ट के अंदर। तो मिस हैपनिंग ये हुई कि हाँ, मतलब वो नहीं तो कंट्रोलर तो कोई भी तुम यूज़ करो, तुम्हारा मेमोरी कार्ड तुम्हारे पास जाता था। फिक्स कर दोगे किसी के भी कंट्रोलर में, तो वहाँ तुम्हारी स्क्रीन आ जाएगी और तुम खेल सकते हो। बहुत ही इनोवेटिव कंसोल्स था। अभी मार्केट में बहुत मुश्किल से मिल रहा है। मेरे पास रखा है, क्योंकि मेरी नानी जो थी वो गेम का वो चलाती थी ना, गेमिंग पार्लर। हाँ, तो मैंने उनसे बोला, लेकिन वो एक्चुअली में क्या है कि वो मतलब वो बोल रही फ्री में रख लो। वो एक्चुअली मेरी नानी की कज़न है। तो वो उनके जो मेरे मामा लगे कज़न वगैरह, मम्मी के कज़न, तो उनको मैंने बोला कि आप ड्रीम कास्ट मुझे सेल आउट कर दो। और वो रिश्तेदारी में यही फंसा हुआ है कि वो बोलते हैं कि तू फ्री में रख ले, और मैं बोलता हूँ कि मैं खरीदूंगा, मैं आपसे फ्री में नहीं लूंगा, आप खरीदूंगा। तो उन्होंने बोले नहीं, पैसा नहीं लूंगा मैं, तुम फ्री में रख लो। तो वो किसी उसमें सेट ही नहीं हो पाया। तो वो उनके पास ही रखा हुआ है, वो भी गेम पार्लर चलाते थे, तो उनको भी वो एक भावना जुड़ी हुई है उससे, और इसको ठीक कराना है। तो खैर, विल टॉक अबाउट इट। सो ड्रीम कास्ट जो था, इसने मिस हैपनिंग ये हुई कि इसके पास इतनी फंड नहीं थी कि ये उस दौरान सारे मार्केट एक्वायर कर ले। गेम तो लाए, लेकिन प्ले स्टेशन के पास मार्केट कैप्चर कर चुके थे। निंटेंडो ऑलरेडी लेगेसी लेके बैठा हुआ था, और ये बीच में लेके आए अपना कंसोल। अब इतने हाई ग्राफिक्स में कंसोल आया कि लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया। मैं थोड़ा सा वो दिखा दूं। आज ये ग्राफिक्स ज़रूर वो लगे हमें, ऐसा कंसोल था, स्क्रीन वाला लेके आते थे, है ना? इतना बड़ा कंसोल वो था कंट्रोलर, और एक बार में यही इन्होंने इंट्रोड्यूस किया, एक बार में 16 लोग खेल सकते, एक गेम 16 लोग खेल सकते, मल्टीपल टैब्स ऐड करके। तो इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था उस चीज़ को। डेफिनेटली मैं थोड़ा बजट देख रहा हूँ। अभी कितना 149 का है डॉलर, 8,000 लगभग, आठ साढ़े मतलब 10,000 लगभग का पड़ेगा। उस समय 25-30 हज़ार का था जब लिए थे। सो उसमें जो गेम्स लॉन्च हुए जो बहुत ही इंटरेस्टिंग थे, उसमें सबसे ज़्यादा बड़ी जो तगड़ी सीरीज़ निकली वो थी ये। इन लोगों ने सबसे पहला ओपन वर्ल्ड गेम लॉन्च किया, विच इज़ शेनम्यू। इस दौर से ओपन वर्ल्ड गेम्स आना शुरू हुए, जिसमें आप कहीं भी जा सकते हो, किसी से भी बात कर सकते हो, कोई भी काम कर सकते हो, कोई भी सामान उठा सकते हो, काइंड ऑफ लाइक जीटीए। वो चीज़ पहले शेनम्यू में आई, शेनम्यू 1 और शेनम्यू 2 करके। ड्रीम कास्ट के दौरान ही डीओए सीरीज भी आई, डेड और अलाइव। देखे हो? नहीं खेले कभी? इसकी मूवी वगैरह भी बनी है। नेवर हर्ड ऑफ इट?
हायाबुसा नाम सुने हो बाइक का? हायाबुसा जो नाम है ना, वो एक्चुअली डेड और अलाइव के एक कैरेक्टर के ऊपर बेस्ड है। ये बीच में ही दिखता है छोटा सा। ये सीरीज बहुत चली, मतलब ड्रीम कास्ट में बहुत चली। और ये जो कार बाइक दिख रही है हायाबुसा, ये एक्चुअली उसी की नाम पे बना हुआ कैरेक्टर है। ये कैरेक्टर है बाद में, मतलब निंजा गाइडन जो है ना, वो एक्चुअली हायाबुसा है। तो जो निंजा गाइडन हमने खेला था ना, वो निंजा गाइडन में जो कैरेक्टर का नाम रहता वो रयू हायाबुसा है। तो वो रयू हायाबुसा इधर पे एज अ कैरेक्टर, फाइटिंग कैरेक्टर डाला गया। इतना हिट हुआ कि इसको खुद की एक गेमिंग सीरीज मिली। बाद में उसने खुद गेमिंग सीरीज में आ गया। तो आप टेंचू खेलते हैं, और हायाबुसा का इटसेल्फ में एक गेम आया हायाबुसा के नाम से, वो गेम खेलते हैं। तो वो सेल्फ इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स थे जो उस समय आए। तो डीओ सीरीज भी आई ड्रीम कास्ट में, शेनम्यू सीरीज थी। एंड देयर विल बी हेड हंटर, जो कि पहला क्या बोलते, वॉच डॉग्स, वॉच डॉग्स का मतलब दादा बोलेंगे, क्योंकि ये एंशियंट था ना उस समय आया था। तो इसमें उस समय ये इंट्रोड्यूस कराया गया, क्रेजी टैक्सी, ये सारे गेम आए। हाँ हाँ, ये सारे गेम जो हैं वो ड्रीम कास्ट में लॉन्च हुए थे। तब तक प्ले स्टेशन ने प्लानिंग तो करके रखी थी, लेकिन उनके पास PS2 प्लान नहीं था, निंटेंडो के पास गेम क्यूब प्लान नहीं था। ड्रीम कास्ट के आने के बाद उन लोगों ने ये प्लान किया। तो ड्रीम कास्ट को आउट करने के लिए मार्केट से, वरना ड्रीम कास्ट तो खा ही गया था एक तौर पे, मतलब ऑलमोस्ट प्ले स्टेशन और निंटेंडो ख़त्म हो गया था उस दौर तक, क्योंकि शेनम्यू उस दौर का सबसे ज़्यादा गेम खेला जाने वाला गेम था। और लोग केवल गेम के कारण ड्रीम कास्ट खरीद रहे थे, ये हो रहा था। तो PS2 लॉन्च हुआ, निंटेंडो गेम क्यूब लॉन्च हुआ, और फिर PS इसके बाद से एक्सक्लूसिविटी गेम की आने लगी, है ना। PS2 में GTA वॉज नॉट देयर, PS1 में GTA आ गया था, प्ले स्टेशन 2 में भी इंट्रोड्यूस किया, बट GTA वॉज नॉट अ बिग थिंग उस दौर तक। GTA लिबर्टी सिटी चल रहा था PS2 में, उतना ज़्यादा हिट नहीं था। जो गेम्स जो हिट हुए एक्सक्लूसिविटी, वो आई थी स्पाइडरमैन से। इसी के बाद से मार्वल से सोनी ने करार कर लिया कि गेम्स में हम ही बनाएंगे स्पाइडरमैन के गेम्स और मूवीज़। उन्होंने वो ले लिया था, 15 साल का लगभग कॉन्ट्रैक्ट था उन लोग का। तो स्पाइडरमैन गेम सीरीज आई PS2 में, टेक्कन चला, तगड़ा हो गया था टेक्कन तब तक। कॉन्ट्रा वगैरह ख़त्म हो गए, तो कौन से गेम्स आने लगे, रेजिडेंट इविल सीरीज चल गई, डायनेस्टी वॉरियर, मॉडल कॉम्बैट भी था इसमें, एंड हाँ, हेयर कम्स द पेन, स्मैकडाउन सीरीज का सबसे तगड़ा, सबसे बेस्ट गेम जो था वो हेयर कम्स द पेन था। एंड एक और गेम था, राइट, इतना बेहतरीन गेम आया था, लेकिन इसका सेकेंड पार्ट नहीं आ पाया, इवन दो डेवलपमेंट में गया, लेकिन तब तक क्या बोलते, यही एक्सक्लूसिविटी के कारण वो गेम नहीं चल पाया। अर्बन रेन तो बहुत तगड़ा गेम था, और वो टिक्कन की ही उस पे बना हुआ था, सोर्स गेम पे, टेक्कन के ही टेम्पलेट पे अर्बन रेन बना था। बस अंतर ये था कि टेक्कन जो था वो 1-2 चलता था, और ये 4 वे गेम चलता था, है। तो और भी बहुत सारे गेम उस समय चले, लेकिन दीज वर सम ऑफ द टाइटल्स जो कि यादगार रह गए। ड्रीम कास्ट में तो चल ही रहा था। निंटेंडो गेम क्यूब में एक गेम आया जो कि बहुत ज़्यादा चल रहा था, वो था
मेटल गियर सॉलिड सन्स ऑफ लिबर्टी इंट्रोड्यूस किया गया, जो कि बहुत ज़्यादा चला, और मारियो के सारे गेम जो थे हिट गेम्स वो चल रहे थे निंटेंडो गेम में। एंड देन दौर ख़त्म हुआ एंड यू गाइस केम टू लाइक 2010, इस एरा में आ गए। एंड देन आपके पास फिर तब तक PS2 चल रहा था, ड्रीम कास्ट भी चल रहा था आपका। लगभग 2010s में लोगों ने कंसोल्स को बढ़ावा देना बंद कर दिया, है ना। लेकिन कंसोल लॉन्च होते रहे, लोगों के पास अब थोड़ा सा ना क्या होने लगा। जी। एडिट करना मतलब क्या चीज़ देना, लिखना है। कल करूँगी। जी मैम, थैंक यू। तो 2010 में आपका कौन कौन से कंसोल्स आए जो मेन गेम कंसोल तो यही चल रहे थे। हाँ, यहाँ पे एक और कंसोल जरूर लॉन्च हुआ विच इज़, है ना। आप कौन सा बोल रहे थे? नहीं, PS3 थोड़ा लेट आया, 2014-15 के लगभग आया। लेकिन एक्सबॉक्स, क्योंकि देखो हर एक गेम को, नया कंसोल को लाने के पहले ना कोई एक थर्ड पार्टी कंपनी कूदी है। तो यहाँ पे अब ड्रीम कास्ट तो ख़त्म हो गया था क्योंकि इनके पास बजट ही नहीं बचा। शेनम्यू 2 बनाने के लिए अभी जाके उन्होंने क्राउड फंडिंग की है, जिसने रिकॉर्ड ब्रेकिंग फंड हो गया, जिसमें अब शेनम्यू 2 आने वाला है। लेकिन उनके पास कंसोल ही नहीं है कि किस पे लॉन्च करेंगे, क्योंकि नया कंसोल लॉन्च करेंगे तो ख़त्म हो जाएगा। तो सेगा अब डेवलपर में जाने की सोच रहे हैं कि हम PS2 या PS3 पे ही अपना शेनम्यू गेम लॉन्च करेंगे करके। ठीक। तो मतलब PS5 4 या 5 में शेनम्यू को लॉन्च किया जाएगा, देखते हैं। तो एक्सबॉक्स लॉन्च हुआ, तब लोगों ने फिर से, लोगों की बोहें चढ़ गई कि अरे एक और कंसोल आ गया है। और इस दौरान फिर आपके पास कौन कौन से गेम आए? आर्मी ऑफ टू, गॉड ऑफ वॉर। गॉड ऑफ वॉर वैसे PS2 में आ गया था, है ना। तो वो एक्सक्लूसिव गेम्स की बात करें ना, तो माइक्रोसॉफ्ट के पास आर्मी ऑफ टू आया था पहला, जो कि गेयर्स ऑफ वॉर खेले हो ना, गेयर्स ऑफ वॉर का दादा कहलाया। क्योंकि आर्मी ऑफ टू जो है वो क्या बोलते, पहला 2 प्लेयर कोऑपरेटिव गेम था, जो कि बिल्कुल गेयर्स ऑफ वॉर के टाइप चल, है ना, उस टाइप। तो एक्सबॉक्स उस समय चालू हुआ, उसी के बाद एक्सबॉक्स लाइव लाइव भी इंस्टॉल किया उन लोगों ने, किनेक्ट सिस्टम आना शुरू हुआ। निंटेंडो इसमें सरवाइव नहीं कर पाया, क्योंकि तीन तीन कंसोल सिस्टम आ गए थे। कनेक्ट आ गया था एक्सबॉक्स का, जिसमें आप मोशन कैप्चर खेल सकते हो, वी सिस्टम खेल सकते हो, वी आ गया था। एक्सबॉक्स लाइव जो है वो एक्चुअल में एक पूरा सोशल क्लब सिस्टम चालू कर दिया था उन लोगों ने, वो आ गया। और एक्सबॉक्स सेल्फ में जो कंट्रोल चल रहा था, इस दौरान आर्मी ऑफ टू, रेसिडेंट इविल सारे एक्सक्लूसिव हो गए, क्योंकि एक माइक्रोसॉफ्ट ने पैसा बहुत पोर करके अपने अंडर में ले लिया। तो दूसरे जो PS2 थे ना, उनके पास गेम नहीं बचे डेवलप करने के लिए, और उनके पास कोई चारा नहीं बचा कोई नया कंसोल लाने के लिए। तब तक वो तो PS2 सरवाइव कर रहा था, लेकिन निंटेंडो बाहर होने लगा। तो निंटेंडो ने क्या किया, निंटेंडो ने वी लेके आया। उसने अपनी स्ट्रीम ही बदल दिया कि अब मैं गेम इन तर्ज पे बनाऊंगा ही नहीं, रोल प्लेइंग और ये सब गेम नहीं बनाऊंगा। अब मेरा गेम बिल्कुल किड फ्रेंडली, ये वो फलाना वाला, मारियो वाले इसी टाइप में चले गए। तो इन लोग ने कौन सा लाए, निंटेंडो वी लेके आए, और 3DS लेके आ गए। 3D हैंड हेल्ड गेम सिस्टम वो लेके आ गए। 3DS मैक्स नहीं, 3DS वो लेके आ गए इन लोगों ने, निंटेंडो ने। इस कंसोल के बाद सोनी ने PS वीटा लॉन्च किया, ये भी हैंड हेल्ड गेम था। ठीक है, PS वीटा, 3DS, वी,
ये 3 लॉन्च हुए, तब तक सोनी को भी नहीं पता था कि हम कैसे सरवाइव कर पाएंगे। निंटेंडो तो अलग ही हो गया, निंटेंडो ने कोई सिस्टम लॉन्च नहीं किया, उसने एक ही कंसोल लॉन्च किया, वी 3DS, और वीटा जो है वो सोनी ने लॉन्च किया। अब एक्सबॉक्स थोड़ा समय तक वो राज पे था, देन फिर 14 PS3 लॉन्च हुआ, 360 लॉन्च हुआ, है ना। निंटेंडो ने अपना खेल ही अलग कर दिया था, स्विच नहीं लाया उसने, वो सिस्टम 3DS में चला गया, वो पूरा उसी की गेम निकालने लगे। उन लोगों ने बहुत लंबा समय ना खुद को शांत रखा। उस दौरान पे 2014 के बाद से फिर आपने जो सीरीज PS3 में खेलना शुरू किए, वो फिर वही रेसिडेंट एविल सीरीज, ड्रैगन बॉल सीरीज, है ना, जो हिट होने लगी। ड्रैगन क्वेस्ट सीरीज खत्म होने पे आ गई। 13 चल रही थी। फर्स्ट फाइनल फैंटेसी जो गेम था वो 8 बिट में आया था। सबसे हिट फाइनल फैंटेसी गेम जो है वो PS1 पे आया था, फाइनल फैंटेसी 7, 7 पोर्शन। PS3 और Xbox 360 में दूसरे टाइप का फाइनल फैंटेसी लॉन्च किए गए, सिंगल स्टोरी वाले। फिर वही रॉ सीरीज अलग आने लगी, रेसलिंग की स्मैकडाउन सीरीज अलग आने लगी, टेकन वगैरह ये सब वैसी लॉन्च हुए, टेकन 8 आ गया, है ना, और अलग से वो गेम चलने लगे। तो नाउ अब आप बहुत हैवी हो चुके थे, अब आपके गेम्स जो थे सारे हैवी गेम्स आने लगे थे, इनसे पार हो गए। अब तो अब वो क्या बोलते, समझ लो अब ये वाले प्रोसेसिंग सिस्टम लगने लगे, आपके ग्राफिक कार्ड लगने लगे। तो वो अब आपके जो ग्राफिक कार्ड है वो 1080p सीरीज दे रहे हैं, है ना। तो अब आप 256 में नहीं, वो अब आप 1024 के ऊपर आ चुके हैं, ठीक। तो अब ये वाले प्रोसेसर बनने लगे ना, प्रोसेसर ही चेंज हो गया कंसोल्स का, सिस्टम ही बदल गया, मिनी कंप्यूटर हो गए वो, ऐसे हो गए। तो अब जब ये 360 वगैरह का दौर चला, फिर देन लॉन्च हुए आपके, लगभग रिसेंटली लॉन्च हुए हैं आपके PS4 और, है ना, PS4, PS5, Xbox 1। अभी आई नहीं है ना, एक्स और एस आ गया है है ना। और निंटेंडो ने, निंटेंडो स्विच आ गए। अब जो गेम होते हैं वो 2K और 4K गेमिंग सिस्टम पे चलते हैं, है ना, और गेमिंग्स जो हैं वो बिल्कुल, हाँ, वो तो बार बार वापस ले रहे हैं लोग। PS4 जब आया ना, तो PS4 को उसमें फॉल्ट था, तो पूरे कंसोल्स वापस खरीदने पड़े, मतलब वापस लेने पड़े उनको, रिफंड करना पड़ा, फिर वापस से लॉन्च किए। हाँ, उसमें कुछ फॉल्ट आ गया था। तो ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ सुने हो ना टर्म, वो तभी से आया, क्योंकि वो स्क्रीन रिंग आता था ब्लू, और फिर वो गेम डंप हो जाता था, और फाइल भी क्रैश वो हो जाती थी। PS3 के वक्त में एक गेम कितने का बिकता था मालूम है? 8K का। अब जो आए हैं उसमें और ज़्यादा महंगे हैं। सो इसके बाद अब जो गेम चल रहे हैं, अब आप इस दौर पे आगे हैं, तो यहाँ पे आपके पास रैग्नारॉक भी है, एक्सक्लूसिव गेयर्स ऑफ वॉर 5 भी है, और पुराने जितने थे वो तो ख़त्म हो गए, रेसिडेंट इविल 7 आ गया, विलेज आ गया, लेजेंड ऑफ जेल्डा, ब्रेथ ऑफ फायर वगैरह के गेम्स भी आ गए जो निंटेंडो स्विच में चले, राइट। तो ये थी एंटायर हिस्ट्री ऑफ गेम जो हम लोगों ने कंसोल्स के तौर पे देखी, क्योंकि
शुरुआत से लेकर आखिर तक आपको ये जानना ज़रूरी है कि ये गेम कहाँ से बने थे, कैसे बने थे। कंसोल्स में बिट्स मायने किस चीज़ के लिए करते हैं? कलर के थ्रू, ग्राफिक्स को रेजोनेट करते हैं। अब जो ग्राफिक्स है वो बहुत अधिक हो गए हैं, तो वो बहुत ही हाई फाई चले गए हैं अभी के ग्राफिक्स सिस्टम। तो अब हम उनको ग्राफिक्स वॉर में नहीं गिनते, क्योंकि अब जो ग्राफिक्स है उसमें लोग एक्चुअल और ग्राफिक में चेंजेस करना मुश्किल हो गया है लोगों के लिए। तो वो इस बेसिस पे नहीं चलते। अब लोग किस बेसिस पे करते हैं कि कौन सा उसके अंदर प्रोडक्ट डला है। अभी जो है आप जो गेम खेलते हो वो आप उसमें स्टोरी के बेसिस पे थोड़ी गेम को लेते हो कि उसमें क्या दिखा रहा है क्या नहीं दिखा रहा है। अब तो आप उसके ग्राफिक्स देखते हो शुरुआती डिसेंट है कि नहीं, और दूसरा कौन से कंसोल में चलता है, बस। इसके अलावा कभी ट्रेलर देखे हो? पहले टीवी में ना ट्रेलर आते थे गेम्स के ट्रेलर आते थे और दिखाया जाता था कि ये गेम जो है वो उसमें क्या क्या नया है क्या नहीं है। आजकल के दौर में पता नहीं, लोग लोग केवल गेम प्ले देखते हैं और ये देखते हैं कि इसकी कितनी वो है। जैसे फोर्टनाइट हो गया आपका, पबजी वगैरह हो गया, तो गैदरिंग कितनी है। एक एक तरीके का कॉरपोरेट फील आ गया है लोगों के अंदर कि हम स्ट्रीमिंग करेंगे तो हमारा गेम जो है वो आउटडेटेड ना हो जाए। तो इसलिए तो आप जितने भी रोल प्लेइंग गेम्स हैं वो आते हैं और कब चले जाते हैं आपको पता ही नहीं चलता, है कि नहीं? नहीं चलते। हाँ, पता ही नहीं चलता कब आते हैं कब चले जाते, कब आते कब चले जाते, दैट वी डोंट नो, राइट? सो दैट वाज योर हिस्ट्री। और एक चीज़ और इंट्रोड्यूस करा दूं आपको जी डेवलप के साथ। जी डेवलप एक 2D गेमिंग इंजन है जिसमें गेम बनते हैं कम्प्लीटली। तो जितने आपने कंसोल्स देखे इन सभी कंसोल के लिए, ऑलमोस्ट सभी कंसोल्स के लिए आप गेम बना सकते हो जी डेवलप के अंदर। ठीक। आप कंसोल के अंदर गेम जो है वो एक पैकेज के थ्रू जाता है। तो आप जब कोई भी गेम तैयार करते हैं इंजन से, उसके बाद उसका एक पैकेज पूरा तैयार करते हैं जिसके लिए आपको कुछ स्क्रिप्टिंग करनी पड़ती है। जावा स्क्रिप्ट लगता है, एनजेएस लगता है, और क्या बोलते इसी के अंदर का एक पैकेजिंग सिस्टम होता है। उस पूरी फाइल्स को जब आप उसमें डाल देते हैं सीडी वगैरह में, डीवीडी में, या एक इंस्टॉलर फाइल में, उसी इंस्टॉलर फाइल को आप डायरेक्ट किसी को भी दे देंगे तो वो बस डबल क्लिक करेगा और वो गेम इंस्टॉल हो जाएगा। लोगो आइकॉन आ जाएगा, डबल क्लिक करेंगे तो गेम चालू हो जाएगा। ये पूरा प्रोसेस आपके पूरे कोर्स में इस जी डेवलप के टर्म पे रहेगा, तो वो हम लोग देखेंगे। जी डेवलप जो है वो 2D गेमिंग इंजन है। हम लोग जी डेवलप 5 में पढ़ाई करेंगे। जी डेवलप के पुराने वर्जन जो हैं वो ख़त्म हो चुके हैं, मतलब अब 5 वर्जन चल रहा है। बाय डिफ़ॉल्ट देखेंगे तो ये अभी एक गेम, इस पे जो महर्षि के समय गेम तैयार किया था हमने, वो इसके अंदर है। इंटरफेस वगैरह के बारे में हम लोग जानेंगे, बट हम लेटर ऑन क्लास में देखेंगे। और जो गेम बनाएंगे हम लोग वो टिपिकली लाइट सिस्टम कैसे इनबिल्ट होता है, राइट, कीवर्ड कैसे चलेंगे, स्कोरिंग कैसे होगा, फिजिक्स कैसे एक्टिवेट होगी। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे फिजिक्स नहीं है तो उसमें ना एक्टिवेट करने के लिए कुछ बटन दी हुई है फिजिक्स एक्टिवेशन के लिए। और प्रोजेक्टाइल भी था उसमें, आपको पत्थर मिल जाता है तो आपको जो एनिमेशन हो रहा है वो स्क्रिप्ट के द्वारा कैसे होगा, और नॉर्मल एनिमेशन कैसे क्रिएट करना है, वो पूरा क्वेश्चन इधर। ये जब सीख लेंगे तब फिर आप 3D में जाने के लिए रेडी होंगे, है ना? तो इसमें वही था, जब कंडीशन बेसिस पे कि आप जब तक पूरे मशरूम नहीं ले लेते तब तक गेम ख़त्म नहीं होगा। किल एंड डाई सिचुएशन, राइट? सो गेम बनेगा कैसे,
प्लेटफॉर्म पे कैसे तैयार होगा, कौन सी चीज़ की कैसी कोडिंग होगी, एसेट्स क्या होते हैं, स्प्राइट क्या होती है, कोडिंग कहाँ करना है, उसके लिए पूरा कोडिंग सिस्टम कैसे तैयार करना है, ये पूरा सेक्शंस हम लोग अपनी इस क्लासेस के दौरान देखेंगे। आइकॉन, लेयर सिस्टम एंड एवरीथिंग विल बी देयर। ठीक, तो अभी फ़िलहाल के लिए इसको यहीं तक करते हैं। वी हैव कंप्लीटेड अवर हिस्ट्री जो कि काफ़ी रिच थी, बट वी हैव मैनेज टू कंप्लीट इट। एंड देन आफ्टर दैट अब हम लोग टेक्निकल्स पे जाएंगे। अब हम लोग किसी एक गेम प्रोजेक्ट को लेंगे और उसके आधार पे गेम के लिए कोडिंग और मैकेनिक्स क्या होते हैं और कोई भी चीज़ कैसे यूज़ की जाती है उस चीज़ पे हम लोग जाएंगे। तो हम एक गेम को आधार बना के नहीं कर रहे होंगे, हम गेम के जो एस्पेक्ट होते हैं उसको कंप्लीट या अचीव करने की कोडिंग करेंगे। तो आप लोगों से ये रहेगा कि आप लोगों को एक 2D गेम बना के बाय द टाइम जी डेवलप कंप्लीट हो रहा होगा तो आपको देना पड़ेगा। तो तब तक के लिए जो भी एसेट वगैरह होगी वो सारी एसेट्स कैसे क्रिएट करनी है वो तो मैं बताऊंगा ही। मतलब क्रिएट किसी भी ग्राफिक डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर में हो जाता है, लेकिन मॉड्यूलर सिस्टम क्या होता है ऑफ क्रिएटिंग एनी टाइल सिस्टम, है ना। मॉड्यूलर सिस्टम क्या होता है जिसमें आप एन नंबर ऑफ डिज़ाइन को स्ट्रेच कर दो और वो कॉपी होता जाता है पूरे में, एंड यू कैन इजीली क्रिएट अ होल मैप इनटू इट। तो वो मैं बताऊंगा कैसे करना है, लेकिन आप थॉट प्रोसेस वाला काम पूरा कर लेंगे कि आपका गेम आपको कैसा बनाना है। ठीक, फिर उसके बाद हम लोग गेमिंग में जाएंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे, बाय बाय, टेक केयर।